गैस लाइट के पीछे लेकिन सर कहानी क्या है? इत्तेफाक से इसमें विलन जो है शौहर को बनाया हुआ है। कोई अंधेरा नहीं हो रहा, मेरा शौहर ठीक कह रहा है, सारा फॉल्ट मेरे अंदर ही है। वो इमोशनल डिटैचमेंट मेरी तसल्ली आपकी तस्दीक या वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करता। सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हर पोस्ट में, हर स्टेटस में कहीं ना कहीं वो खुद नजर आ रहा होगा। हैं? किस में प्रिवेलेंट है? मर्द हजरात में नार्सिसिज्म ज्यादा है, जो सिवियरिटी है वो खवातीन की ज्यादा होती है। कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं ये लोग? हमारी इज्जत को बट्टा लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सिबलिंग्स में से कोई नार्सिसिस्ट है, इमोशनली डिटैच्ड हो उससे, रिश्ते को खत्म करना सही होगा? तो मैं इसका जवाब दूंगा नो। इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा बच्चों के ऊपर है, वो ज्यादा खतरनाक है। उसको चेंज करना आपका पर्पस नहीं है, अपने ऊपर काम करना आपका मकसद होना चाहिए। जब भी कोई अपनी गलती तस्लीम कर रहा है वो बदतमीज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो। ये ग्रे रॉक मेथड क्या है? आप बोरिंग बन जाते हैं नार्सिसिस्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आपको डॉग कास्ट के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने पुराने टॉपिक से ही रिलेट करके। दोबारा आप समझे एक सीक्वल है, एक पार्ट 2 है, जिसकी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी आपसे, अगर आपको याद हो। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सैयद इकराम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्रिया, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, नार्सिसिज्म पार्ट 2 कह लें एक तरह से इस एपिसोड को, तो उसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी और अब हम इस एपिसोड में उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो उसके हवाले से मेरे पास कुछ सवालात हैं आपसे करने के लिए। सर, हमने पिछली अपनी कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि गैस लाइट के पीछे लेकिन सर कहानी क्या है? गैस लाइट 1938 लंदन, वहाँ पर एक प्ले यानी स्टेज ड्रामा जो है वो खेला जाता था, स्टेज किया जाता था। उसमें होता ये था कि हस्बैंड यानी शौहर, इत्तेफाक से इसमें विलन जो है शौहर को बनाया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वाइफ जिस रूम में होती है उसकी लाइट, वहाँ पर गैस लाइट लगी होती है, उसकी लाइट डिम करता है। उस ज़माने में गैस की लाइट्स हुआ करती थी। अच्छा, वो ये काम पूरा प्लानिंग के तहत करता है। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम करता है उस कमरे की, गैस लाइट कम करता है। वाइफ कहती है क्या हुआ, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, अंधेरा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, कोई अंधेरा नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारा अपना कुछ, तुम्हारी जहनी कैफियत है, या तुम्हें शायद तुम्हारा विजन, तुम्हारी आई साइट मुतासिर हो गई है, अंधेरा थोड़ी हो रहा है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता गैस लाइट खुद कम कर रहा था, कर रहा होता है। ठीक, राइट। तो 2 दिन गुजरते हैं, 3 गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, रोजाना यही उसको वो हैमरिंग कर रहा होता है कि नहीं नहीं ये अंधेरा नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारी जहनी कैफियत है, ये तो तुम्हारी आई साइट ख़राब हो रही है, ये तुम्हारे अंदर फॉल्ट है। लेकिन असल में वही गैस लाइट कम कर रहा होता है। सो इवेंचुअली उसका प्लान ये होता है कि इसकी ज्वेलरी और इसके पैसे मुझे चोरी करके भागना है। राइट। सो आखिर में वो बंदी ऐसी हो जाती है कि जो गैस लाइट कम होती है वो ये समझ रही होती है नहीं ये तो कमरे में रोशनी थी, लेकिन मुझे खुद ही नजर नहीं आ रहा है, मेरी जहनी कैफियत, नफ्सियाती कैफियत आउट है, मेरा शौहर ठीक कह रहा है, सारा फॉल्ट मेरे अंदर ही है। उसके बाद वो चोरी करता है और फरार होता है। इस तरह गैस लाइट का वर्ड वजूद में आया। राइट, यानी कि इसके पीछे तो एक बड़ी कहानी है भाई, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि Exactly. पूरी स्टोरी है इसके पीछे। तो सर, क्या इसी से अगर हम रिलेट करें और लिंक करें तो इमोशनल डिटैचमेंट, जिसमें हमने एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की थी, और इमोशनल डिटैचमेंट, सर इसमें क्या क्या मुराद क्या है इससे? इमोशनली डिटैच होने का मतलब ये होता है कि आप जज्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे अलहदगी इख्तियार करें। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप फिज़िकली अलहदा हो जाएं या क़तई ताल्लुक़ कर लें, रिश्ता तोड़ लें। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा गुनाह भी है ये। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह है कि मेरी सेटिस्फेक्शन, मेरी तसल्ली, मेरा इत्मीनान, मेरा सुकून, मेरा पीस आपकी तस्दीक, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करता। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह है कि कश्ती पानी में होती है, अगर पानी कश्ती में आ जाएगा तो वो डूब जाएगी। राइट। सो मुझे अपनी खुशी आप से कनेक्ट नहीं करनी है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी या खुश होऊंगा। राइट। मुझे एक मेरी अपनी लाइफ है और मुझे अल्टीमेट कनेक्शन अपने गॉड, अपने क्रिएटर से करना है, अपने खालिक से करना है। मखलूक से तवक्कुआत नहीं रखनी है कि आप ऐसा करेंगे तो मेरी वाबस्तगी है। राइट।
सो इसको इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। यानी कि अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है और उसके अराउंड आपने रहना है, किसी से स्पेसिफिकली अपने आप को ताल्लुक इस तरह जज्बाती से तौर पे जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसे ही नहीं बिल्कुल करना। ऐसा ही। सर हमने नार्सिसिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था उस चीज़ को, तो उसके हवाले से अगर हम, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम किसी भी नार्सिसिस्ट बंदे को सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे हम सब अपनी चीज़ें भी पोस्ट कर रहे होते हैं, बहुत से लोग सेल्फियाँ लगा रहे होते हैं, अपने स्टेटस लगा रहे होते हैं, अपनी फैमिली वगैरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करना, सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों में और एक नार्सिसिस्ट को आइडेंटिफाई करने में ये फ़र्क है सोशल मीडिया पे कि नार्सिसिस्ट की हर पोस्ट में, हर स्टेटस में, हर आर्गूमेंट में, हर कमेंट में कहीं ना कहीं वो खुद नज़र आ रहा होगा या नज़र आ रही होगी, राइट। एक नॉर्मल बंदा जो है वो अगर अपने आप को चीज़ें पोस्ट भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है या कर रही है, तो वो दूसरों की भी चीज़ें शेयर कर रही है। आज पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम जीत गई या वट एवर या किसी बंदे के साथ ये ट्रेजेडी हो गई, वो लोग शेयर कर रहे होते हैं, या किसी फला आदमी की ये अचीवमेंट है। और नार्सिसिस्ट जो है ना, वो हमेशा उसके आर्गूमेंट में, उसके कमेंट्स में, उसकी तस्वीरों में, उसके स्टेटस में सिर्फ वो अपने आप को ग्लोरीफाई करेगा और अपनी अचीवमेंट्स घूम फिर के आखिरकार वही आ रही होंगी, सिर्फ राइट। मैं ही मैं हूँ। और अगर आपने मुझसे बहस की तो फिर आप गए। और सर जो आपने रिसर्च पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, या आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपने क्या देखा है सर कि दोनों जेंडर्स में से सबसे ज़्यादा नार्सिसिज्म किस में प्रिवेलेंट है? इतना सेंसिटिव और डेंजरस सवाल आपने पूछा है। मैं यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूँगा। आज तक मेरी नज़र से कोई ऐसी स्टडी, कोई रिसर्च नहीं गुजरी जिसमें कोई सेंसस लिया गया हो या कोई सर्वे किया गया हो कि भाई इतने मर्द और इतनी औरतें, ख़वातीन जो हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, या क्योंकि ठीक बड़ा है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत से लोग इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। सही और है। नार्सिसिस्ट तो कभी मानेगा ही नहीं कि वो नार्सिसिस्ट है, राइट? ऑब्वियस। सो लेकिन जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेरे पास जो फीडबैक आता है, सवालात आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनकी बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि क्योंकि हमारी मेनली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो शायद मैं फिर कह रहा हूँ परहैप्स मर्द हजरात में नार्सिसिज्म ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन, जो शिद्दत है, जो सिविरिटी है, वो ख़वातीन की ज़्यादा होती है। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत में नरगिसियत है, नार्सिसिज्म है, तो वो मर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा होगा और जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, उसकी औलाद में, फिर उसकी औलाद में, क्योंकि वो यही समझेंगे कि यार ये क्यों मेरी वालदा ऐसी थी तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा करना, ऐसे बिहेव करना, ऐसा रवैया रखना, ऐसा बर्ताव करना नॉर्मल है। राइट। मतलब ये एक तरह से तरबियत का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल जीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जीन्स में रन करते हुए आ रही है, बल्कि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम्म, लेकिन जीन्स में एक चीज़ है कि जब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाए तो वो कहते हैं कि जेनेटिक्स में आ सकता है, लेकिन वो एक अच्छा। एक्सट्रीम फॉर्म होती है राइट। नार्सिसिज्म की। राइट। सर तो जैसे अब हमने फैमिली की बात की और ये सारी चीज़ें, अगर किसी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट बंदा है, मौजूद है, तो हमारा जो फैमिली कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, उसके अंदर कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं ये लोग? पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, ये सारा जो ये खित्ता है, इसमें जो टेल टेल साइंस हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं, वो सबसे पहले जो नार्सिसिस्ट होता है वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो स्पाउस भी हो सकता है या हो सकती है, कोई भी हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, घर का सरबराह हो सकता है। सबसे पहले वो दो चीज़ें, रेड फ्लैग्स, उनके आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इज्जत, हमारी इज्जत को बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। दूसरा रेड फ्लैग है, लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। यानी वो हमेशा, क्योंकि उसको वैलिडेशन, वो दूसरों के जज्बात पे पल रहा है ना, राइट। दूसरों राइट। की अप्रिसिएशन पे पल रहा है, तो उसे हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल होता है कि अगर वो चीज़ अच्छी भी है, लेकिन अगर लोग उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा इसकी वजह से, तो वो फिर वहां पर जाकर ये जो इज्जत वाला सिलसिला है और लोग क्या कहेंगे, यहां पर जाकर जो है ना, ये इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर आपने तो बड़ा ही मेन पॉइंट एक तरह से हिट कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन है, बहुत ये कॉमन चीज़ है। बहुत कॉमन है। और सर अगर किसी की फैमिली में पेरेंट्स
या सिबलिंग्स में से कोई नार्सिसिस्ट है, तो फिर उससे कैसे डील कर सकते हैं? ये सवाल के दो पहलू हैं, इखलाकी यानी मोरल कंपास है आपकी, और एक रिलीजियस भी है। फिर तीसरी चीज़ ये कि भाई डील कैसे किया जाए उससे। क़त्अ ताल्लुक़ करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी तरह आप अपने खूनी रिश्तेदारों से, ब्लड रिलेटिव से क़त्अ ताल्लुक़ नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि एक फैमिली भी है ना। आपको सिर्फ बिल्कुल। ये नहीं देखना कि बस मैं इससे अलग हो जाऊं, राब्ता तोड़ लूं, ख़त्म कर लूं। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो बदतमीज़ इंसान को, इल मैनर्ड इंसान को, वर्बल अब्यूज़ करने वाले को नार्सिसिस्ट समझ रहे होते हैं। खुद डायग्नोस ना करें। दूसरी चीज़ कि आप इमोशनली डिटैच्ड हो उससे, यानी बेसिकली आसान लफ्जों में कह लें 3 डीज का ख्याल रखना है आपको। राइट। पहली चीज डायग्नोसिस, किसी उस फील्ड के माहिर से, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ये कंफर्म करें कि फला बंदा नार्सिसिस्ट है या नहीं है। खुद ना डायग्नोस करें कि मैं खुद कंक्लूजन पे पहुंच गया। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्ट, आपको अपनी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है। यानी अपने आप को बिजी करना है, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव पे काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ दोबारा आपने जो आपसे छीन ली गई है उस पे काम करना है। तीसरी चीज डिटैचमेंट, इमोशनली डिटैच्ड होना है, यानी जज्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे उससे अलग होना है, लेकिन उसके सारे हुकूक पूरे करने हैं आपको। राइट। अपने माँ बाप से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से राब्ता कतई तोड़ना इसका हल नहीं है, बल्कि उससे एक्सपेक्टेशन ना रखना इसका हल है। किसी शख्स का कोई पेरेंट नार्सिसिस्ट है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मुख्तसर जवाब दें, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनकी खैरियत पूछें, उनको सलाम करें, लेकिन वैलिडेशन उनसे ना तवक्को करें। आज मेरे वालिद साहब ने या मेरी वालदा ने मेरा हाल नहीं पूछा, मेरी खैरियत नहीं पूछी, तो अब मैं हर्ट हूँ, पूरा दिन उदास गुजर रहा है। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, लेकिन आपको उनका ख्याल फिर भी रखना है। यही आपका टेस्ट है, क्योंकि आपको नार्सिसिस्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह के बंदो, अच्छी बात कौन बर्दाश्त करता है? बर्दाश्त तो बात ही गलत करनी होती है आपको। सही बात है। राइट। exactly. तो आपका असल इम्तिहान, आपका टेस्ट नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त करने में। ठीक है। तो यानी कि 3 डीज़ तो हमने करनी ही है, लेकिन उसके बाद एक लेकिन भी है, जो कि एक बड़ा पॉइंट बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो उसका भी हमें ख़्याल रखना ही है। अच्छा सर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादी ऐसी है जिसके अंदर कोई भी स्पाउस, वाइफ़ हो या हस्बैंड हो, वो नार्सिसिस्ट हैं, तो क्या सर, क्योंकि ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट हैं तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक क्रिएट हुआ हुआ होता है, तो क्या बच्चों की बेहतरी के लिए, कि उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो क्या ऐसे रिश्ते को ख़त्म करना सही होगा? सच पूछें तो मैं इसका जवाब दूंगा नो। एक मिसाल से समझा देता हूँ। किसी शख्स को डायबिटीज है, बहुत पुरानी बीमार है वो। अब जो जहर है, आपने सुना होगा कि डायबिटीज की वजह से उसकी टांग काट दी गई, एम्पुटेट कर दी गई। ठीक, तो क्या मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना, उसकी जान ख़त्म कर देना, जान ले लेना हल होता है, या उसकी टांग काटी जाती है? लेसर ईवल की तरफ जाते हैं आप। राइट। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी बुरी चीज़ है, लेकिन रिश्ता तोड़ने का जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा बच्चों के ऊपर है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। ये बहुत, मुझे मालूम है मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि रिश्ता सिर्फ किसी के नार्सिसिस्ट होने की बेसिस पे ख़त्म करने का जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशंस पे पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा। हर घर टूट रहा होगा, हर दूसरा घर टूटना शुरू हो जाएगा, फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, मुआशरा तबाह हो जाएगा। सो प्लीज़, यहाँ पर आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी सब्र के साथ और शुक्र के साथ। और हमेशा याद रखिए, ये गलत तासुर है कि नार्सिसिस्ट जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कुछ रेयर केसेस में चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था सर, कि अगर ऐसा कोई बंदा है जो कि नार्सिसिज्म का शिकार हुआ है, तो क्या वो वाकई में तब्दील हो सकता है? उससे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? दुआ से तकदीर बदल जाती। नार्सिसिस्ट तो छोटी चीज़ है, तकदीर बदलना ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो अगर तकदीर भी बदल सकती है तो नाउमीद, मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल है किसी भी नार्सिसिस्ट का चेंज हो जाना, लेकिन
आपको फोकस अपने ऊपर करना है, अपने आप को चेंज करने पे करना है, उसको चेंज करने पे नहीं करना। इमोशनल डिटैचमेंट का हिस्सा है ये सही है। कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा बजाय उस पर मेहनत करने के, क्योंकि वो तो चाहिए रहा है, उस पर मेहनत करें और फिर उसका फायदा उठाए बिल्कुल वो। बिल्कुल। ये देखा गया है, कुछ ऐसे केसेस मेरी अपनी पर्सनल स्टडी में आए कि जहां बहुत बड़ा सानहा ट्रेजेडी, बहुत बड़ा इंसिडेंट नार्सिसिस्ट को भी बदल देता है, जैसे ब्रेकअप, डिवोर्स, माँ बाप का चले जाना, खुदा ना खास्ता कोई बहुत लीथल बीमारी, फैटल डायग्नोसिस, कैंसर, या किसी बच्चे का स्पेशल हो जाना। ये चीज़ें वाकई नार्सिसिस्ट को चेंज कर सकती हैं। लेकिन क्या आप इंतज़ार करें कि ये सारी चीज़ें होंगी? तो नहीं। अगेन, उसको चेंज करना आपका पर्पस नहीं है, अपने ऊपर काम करना आपका मकसद होना चाहिए। ये इसी में आपकी आज़ादी है। आप यकीन कीजिए, मेरे पास एक हफ्ते पहले एक कपल आया जिसमें जो खातून थी, जो मिसेस थी, उनका पूरा इसरार था, उनको यकीन था, उन्होंने खुद तशखीस की थी कि मेरा शौहर नार्सिसिस्ट है और मैं इससे अलग हो रही हूँ। मैंने दोनों को अलग अलग बिठाया, साथ बिठाया, अपना एनालिसिस किया। 100% उसका शौहर नार्सिसिस्ट नहीं था। वो तो बेचारा खुद कह रहा था कि मुझसे गलती हो रही है, मुझसे गलती हो जाती है, मैं इमोशनल या वर्बल एब्यूज़ कर देता हूँ, गलती मेरी है, ये तो बेचारी सब्र कर रही है। फिर मैंने उसको पूरी डेफिनेशन बताई कि जब भी कोई अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, वो बदतमीज़ हो सकता है, वो इल मैनर्ड हो सकता है, वो गलत आदाब वाला हो सकता है, वो बदअखलाक हो सकता है, वो गालम गलोच करने वाला हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो। एक नार्सिसिस्ट बज़ाहिर बहुत अच्छे अखलाक वाला होगा, ऐन मुमकिन है वो बड़ा ठंडा लगे, बड़ा कोल्ड लगे, लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी सेल्फ प्रेज की, सेल्फ वैलिडेशन की ख्वाहिश जो है उसको डिफरेंशिएट करती है एक आम बदतमीज इंसान से, एक आम अनापरस्त इंसान से। सर एक और चीज़ भी सुनने में आती है और मैं आपसे भी उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी। सर ये ग्रे रॉक मेथड क्या है? ग्रे रॉक, ग्रे कलर एक आमतौर पे डल कलर समझा जाता है ना, सुरमई टाइप का कलर, कोई शोख कलर नहीं होता। राइट। रॉक यानी चट्टान। अक्सर लोग अपना सर चट्टान पे मार मार के थक जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रे रॉक मेथड एक मेथड है, तरीका है जो आप नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रे रॉक में, यानी आप बोरिंग बन जाते हैं नार्सिसिस्ट के लिए। वो आपसे कोई फायदा नहीं उठा पाता या उठा पाती, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। आप वक्फा देते हैं, पॉज लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेते हैं, मुख्तसर जवाब देते हैं, ठीक, सही, मैं समझ सकता हूं, इस तरह की चीज़ें। सो वो आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं इन तिलों में तेल नहीं है, और इसको मेरे सीक्रेट का, मेरी ट्रिक का मालूम हो गया। अब मैं मज़ीद इस पर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। बहुत अच्छी टिप बताई है सर आपने। जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जो है वो टिप हो गई है। जो ये मसला है और इसी तरह से जब डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो सर क्या नार्सिसिज्म ट्रीटेबल है? क्या इसका ट्रीटमेंट मौजूद है? ऐसे लोग ट्रीटेबल हैं? जी, सो अगेन यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो नार्सिसिस्ट इंडिविजुअल है, किसी बंदे को आपने, किसी प्रोफेशनल ने, उस फील्ड के एक्सपर्ट ने डायग्नोस किया, आपने डायग्नोस नहीं किया कि बस मेरा कल लड़ाई होती है या रोज़ाना लड़ाई हो रही होती है मेरे लाइफ पार्टनर से तो यकीनन वो नरगिसियत पसंद है। नहीं, आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, और वो प्रोफेशनल, वो साइकाट्रिस्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई काउंसलर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई आपका समझदार दोस्त भी हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है। वहाँ पर आपको लाजमन उससे हेल्प लेनी है, उससे पूछना है, सेकंड ओपिनियन लेना है। दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ है नार्सिसिस्ट होना और दूसरी चीज़ है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होना, जो वाकई एक नफ्सियाती आर्जा है, बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उस बंदे को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी एनपीडी है, तब आपको उसका बाकायदा इलाज है। ओके। इसकी काउंसलिंग भी हो सकती है, इसकी साइकोथेरेपी भी होती है, इसके सेशंस भी होते हैं और बाज़ औक़ात दवाएं भी दी जाती हैं इसके लिए। अच्छा। तो आपको एज अ बीमार लेना है उसको, एज अ विलन नहीं लेना है उसको, अगर उसको एनपीडी है उस सूरत में। सही है। ठीक है, लेकिन आपको काम वही करने हैं, यानी अपने ऊपर काम करना है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड देना है, पॉज लेना है, वक्फा लेना है, ब्रेक लेना है, और वो 3 Ds की जो मैंने बात की वो अडॉप्ट करना है। ठीक है।
और बिल्कुल यानी कि दिस इज़ ट्रीटेबल, दिस इज़ मैनेजेबल दिस इज और मैनेजेबल। एग्जैक्टली कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपने बिल्कुल। ऊपर काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू आपने वेलकम। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें चीज़ें समझाई जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे दो चार हो रहे होते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहली एपिसोड में देखा भी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान हो गए थे कि आई नो। शायद हर कोई ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का शिकार हुआ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब की राय पे अमल करें और इंशाल्लाह आपके जो भी मज़ीद कमेंट्स हों, और देखिए हमने इलाज भी बताया है आपको इसमें, तो उसके हवाले से जो भी आपके कमेंट्स हों या कोई और नए टॉपिक पे आप चाहें कि हम बात करें तो ज़रूर हमें बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।